ग्रुप ग्रुप डी का आज केमिस्ट्री स्पेशल ग्रुप डी का परमाणु संरचना देखते हैं। इसमें आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, थोड़ा जो बनता है थोड़ा ही बनता है। यहाँ पे परमाणु संरचना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे कि परमाणु क्या है और परमाणु किसने खोजा, कैसे हो गया परमाणु और नाम किसने दिया। ये बहुत पहले ईसा पूर्व की बात है। कनाद, फिर डेमोक्रिटस, ये सब यूनानी दार्शनिक थे। डेमोक्रिटस भी दार्शनिक, कनाद भी दार्शनिक थे। वो दार्शनिक अपने विचारों पर दिए थे कि परमाणु एक शब्द है जो पदार्थ, हर पदार्थ एक जो सूक्ष्म कण से बना होता है वही क्या है, परमाणु है। डाल्टन ने लगभग 18वीं शताब्दी में बताया कि परमाणु भी एक वर्ड है जो पदार्थ का जो भी छोटा छोटा कण से मिलकर बना है वही छोटा कण क्या कहलाएगा। डाल्टन ने कहा था जो भी पदार्थ बनेगा छोटा छोटा कण से वही छोटा कण परमाणु है। तो लिख देते हैं, कहीं डाल्टन से इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम में, कनाद उतना इंपॉर्टेंट ना रखता। तो डाल्टन ने बताया था कि कोई भी पदार्थ एक सूक्ष्म कण से बनता है। एक सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा एकदम माइक्रो नहीं, माइक्रो MICRO सूक्ष्म कणों से बना होता है। और यही सूक्ष्म कण यही सूक्ष्म कण को डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया। परमाणु शब्द दिया। क्या दिया? परमाणु शब्द दिया। कोई भी पदार्थ ईटा पत्थर चौक देखा ना, ये भी एक किसी न किसी एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये मार्कर वही जो सूक्ष्म कण है ना उसी को डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया और बताया कि ये अविभाज्य होगा। इसकी रसायन हर तत्व का जो परमाणु रहेगा, हर तत्व का परमाणु यानी सेम तत्व का परमाणु एक तत्व में अनगिनत परमाणु रहती है। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। तो तत्व में अनगिनत मतलब परमाणु रहते हैं। तो अनगिनत परमाणुओं का सारा का अगर गुणधर्म चेक किया गया तो सारा का परमाणु द्रव्यमान से आया और सभी एक जैसे व्यवहार करते थे, सभी एक जैसे। यही डाल्टन ने बताया। तो डाल्टन अब यहाँ पे निपटाते हैं। बस इतना याद रखना कि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य साबित कर दिया और डाल्टन का जो सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात का नियम दोनों की व्याख्या करता है। क्योंकि डाल्टन ने जब परमाणु शब्द का नामकरण किया था उसी टाइम में लगभग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवोजियर, उसी को बहुत नाम है, लावोजिए बहुत नाम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत उसी टाइम आया था। स्थिर अनुपात का नियम प्रोस्ट ने दिया था 1799 में। तो दोनों का यह अच्छा से व्याख्या कर दिया था और डिफिनेशन दिया था। तो लिख देते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवोजियर 1789। ये वाला कोई बुक में लिखेगा 1774, लेकिन एनसीईआरटी का रेफरेंस है 1789। 1789 ईस्वी में लेवोजियर ने दिए थे। द्रव्यमान संरक्षण थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण कहता है ना कि कोई भी यौगिक या तत्व अगर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट, अभिक्रिया में इधर मतलब A+B भाग ले रहा है, अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना उसे कहते हैं अभिकारक। ये भी क्या हो गया? अभिकारक। और जो उत्पन्न हुआ प्रोडक्ट C+D ये क्या कहलाता है? उत्पाद या प्रतिफल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उत्पाद में जो बनता है प्रोडक्ट उसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों का अगर जोड़ा जा
C+D और A+B का, तो दोनों का सेम आएगा। तो इससे यह साबित हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान का नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, न ही बढ़ा था और न ही घटा था। तो इसी को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, जो लेवजर ने दिया था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देख लेते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात ये देख रहे हैं कि उसी टाइम का कुछ सिचुएशन हुआ था, दोनों परमाणु और द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम। 30 साल वाला जो अंतराल था, 30-40 साल वाला, उसी में ये सब आया था। स्थिर अनुपात का नियम जब फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसी टाइम से तो दुनिया में खोज करने के लिए होड़ लग गया, चाहे किसी चीज का हो। स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम S1799 ईस्वी में जोसेफ प्रोस्ट नामक वैज्ञानिक थे, जोसेफ प्रोस्ट वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम, और इन्होंने बताया कि अगर पानी का निर्माण कहीं से होगा, अगर कोई भी होगी, अगर मान लीजिए पानी का निर्माण कहीं से होगा, चाहे तालाब से लाओ, नदी से लाओ, समुद्र से लाओ, चापकल से लाओ, बारिश वाला लाओ, तो इसका जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो स्थिर अनुपात में होगा, यानी कि अनुपात चेंज ना होगा, सेम रहेगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताओ तो? ये ऐसा ऐसा कितना हाइड्रोजन है? तो 2, तो 1 गुना 2। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो इसका जो अनुपात कितना आया? 1:8। इस दुनिया में चाहे मंगल ग्रह पर जाओ, चाहे बृहस्पति पर जाओ, हर जगह अगर मंगल पे भी पानी आ जाए तो वहां भी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा 1:8 ही आएगा। यही नियम को प्रोस्ट ने बताया था, समझाया था। अगर कोई एग्जांपल और देखना चाहते हो तो NH3 का देख लो। अमोनिया के कहीं से उत्पादित किया जाएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात यही आएगा। 14 इसका परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन 1 और ऐसे 3 गो है, तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 3 बराबर 3, तो 14:3। इसका अनुपात कितना? 14:3 ही। ठीक है, इतना रख करते हैं, इतना उतार। अब देखते हैं कि परमाणु के बाद हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 में लगभग बहुत सारे सवाल बने थे। समअणु विषमअणु के कॉन्सेप्ट हुए, उसके बाद परमाणुता। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। समअणु बाबू कुछ नहीं है, समअणु कुछ नहीं, बताते हैं। समअणु कुछ नहीं। समअणु बोला है इसमें कि समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या, अगर एग्जांपल समझते हैं, Cl2 होता है, तो Cl परमाणु में 2 परमाणु है, Cl तत्व में 2 परमाणु है, तो बोला कि समान परमाणुओं का समूह, अगर मान लीजिए Cl तत्व है, इसमें कितने परमाणु है? 2। Cl की कितने परमाणु? 2, तो इसमें 2 परमाणु है, तो यही समअणु है कि सेम परमाणुओं का जो योग होगा, अगर सेम परमाणु से बना पदार्थ, वही समअणु कहलाता है। इसका समअणु क्या होगा? Cl2 O2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हुआ, तो लिख देते हैं थोड़ा। समान प्रकार के परमाणुओं से बना, समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, बना तत्व। कहा कि समान प्रकार के जब परमाणु कब होगा? जब वो तत्व ही बनेगा। ये क्या है? Cl2 तत्व ही है। समझ रहा है ना? तो इसलिए पदार्थ के जगह पर ज्यादा थोड़ा बारीकी में चल जाते हैं, तो इसको लिख देते हैं तत्व। समान प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व समअणु कहलाता, समअणु कहलाता।
कोई दिक्कत? तो Cl2 एग्जांपल में हो गया, Cl2 क्या हुआ, समन हुआ, O2 क्या हुआ, समन हुआ, H2 क्या हुआ, समन हुआ। एकदम रट जाओ बाबू की P4 फास्फोरस, फास्फोरस P4 होता है, फास्फोरस P4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सल्फर एसिड, ये दोनों सममनु है। इसकी परमाणु की परमाणु संख्या वो नहीं जो जेड से सूचित करते, वो नहीं, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या, न कि परमाणु संख्या। समझ जाना, सल्फर के परमाणु संख्या 8 मत समझ जाना, इन परमाणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स 8 परमाणुओं से मिलके बना है सल्फर। अब P4 होता है जो फास्फोरस 4 परमाणुओं का संयोग से बना। यह स्थायित्व रूप में P4 रहता है, स्थायित्व रूप में थोड़ा एसिड रहता है। इसकी Cl2 और 2H2 इतना काफी है। अब आते हैं विषम अणु देखते हैं। तो विषम कुछ नहीं, ये समान प्रकार के परमाणु है। विषम अणु यानी कि समान प्रकार के नहीं, चेंज अप, मतलब कि भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बनेगा। तो विषम अणु में आ जाते हैं। विषम अणु, इसमें क्या होगा, यह समान समअणु समान प्रकार के, और विषम अणु भिन्न भिन्न प्रकार के। तो क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से, प्रकार के परमाणुओं, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से, प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने। अच्छा बाबू, अगर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग करेंगे तो तत्व बनेगा की होगी, जैसे कि H2 हो गया इस समअणु, इसमें O लगा दिए तो O का परमाणु यानी ऑक्सीजन और H2 H का परमाणु, ये दो आगे ना भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ये क्या है, यौगिक है। क्या बना, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से क्या बना, क्या बना, यौगिक बना। तो यहाँ पर पदार्थ लिखे हैं, पदार्थ भी लिखना बहुत अच्छा है, लेकिन तत्व लिख सकते हैं नहीं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यौगिक। क्या लिख दें, यौगिक, और थोड़ा अच्छा रहेगा। प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने यौगिक विषम अणु कहलाता है। विषम अणु कहलाता है। H2O इसका क्या हो गया एग्जांपल, इसमें कितने अणु हैं, अच्छा सॉरी कितना परमाणु है, तो 2 और 1 3 परमाणु का मैं भी समझेंगे। ये हो गया NH3 C6H12O6 भिन्न भिन्न प्रकार के होगा। C12H22 O11 नवसादा ले लो, NH4Cl, CaOCl2 ले लो, N2CO3 ले लो। समझ रहा है ना, और क्या, CH3COOH ले लो, इतना काफी है। HCHO ले लो, CH3OH ले लो, समझ रहे हैं ना सारा। इसका जो विषम अणु होता है, विषम अणु यौगिका का ही निर्माण करता है। यौगिक यहाँ पर किस कौन है यौगिक, यौगिक तत्वों के मिलाने से जो बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो यहाँ HO भी, समझ रहा है ना, तो H भी एक तत्व है, O भी, तो दोनों मिलके क्या बन गया, यौगिक। यहाँ भी यौगिक, यहाँ भी यौगिक, यहाँ भी सारा यौगिक के निर्माण। तो इसमें परमाणु संख्या कितना, ये ग्रुप डी में बहुत बार पूछा, कोई यौगिक का दे दिया नाम या सूत्र, उसमें पूछ दिया कि कितना परमाणु होगा, और उसको आगे बताएंगे, उसको परमाणुकता कहता है परीक्षाओं में, तो आगे बताएंगे। तो इसमें कितना है, 2 1 3, इसमें 3 1 4 6 12 18 18 24, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब थोड़ा आते हैं परमाणुकता। स्पेशल हम ग्रुप डी के लेवल के लिए पढ़ रहे हैं कि कहां से पूछा और कहां से पूछ सकता है, उसी का रिवाज। परमाणुकता, एटमोसिटी,
एटमोसिटी। परमाणुकता हम देता है किताब में सीधा वाला, हम लोग जैसे एग्जाम में बनेगा उसी तरह से पढ़ना। अगर बोल दिया है H2 की परमाणुकता क्या होगी, H2 की परमाणुकता क्या होगी, H2 की परमाणुकता एग्जाम्पल से पहले समझो। परमाणुकता क्या होगी, तो परमाणुकता क्या कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ एटम्स, जितना परमाणु है उस तत्व या यौगिक में जितना परमाणु के संयोग से बना वही परमाणुओं की संख्या ही परमाणुकता कहलाता है। H2 का निर्माण 2 परमाणु से हुआ तो परमाणुकता कितना होगा 2। H2O का निर्माण कितना परमाणु से हुआ, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कितना परमाणु से 3, तो 3 हो गया एटमॉसिटी। NH3 कितना परमाणु से मिलकर 3 1 4, 4 हो गया, समझ रहा है ना। और क्या ले लें H2SO4, H2SO4 2 और 4 और 5 2 7, 7 किसका एटमॉसिटी हो गया। बाबू ये रट जाओ, कभी न किसी सेट में आएगा ही आएगा कि सल्फर का परमाणुकता 8 होता है, चाहे तो पूछ देगा सल्फर ऑप्शन दे देगा S4 S3 S8 S6, चाहे इस तरह से पूछ दे चाहे परमाणुकता पूछ दे, एकदम कंफर्म है। 8 P4 की परमाणुकता 4 परमाणु से 4, तो वो एग्जाम में ऐसे पूछेगा सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, ना कि तुमको यह सेट लिख के देगा। अब पूछेगा कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, तो उसमें P4 पता रहेगा तबे 4 मारेगा, A7 पता रहेगा तबे, ई दोनों को तो तुम रट जाओ। अगर बोल दिए CH3COOH, इसमें परमाणुकता कितना होगा, तो 1 2 3 4, 4 3 7 7 1 8, 8 परमाणुकता होगी, समझ रहे हैं ना एटमॉसिटी। अगर हम कह दें CH3PO4 ट्वाइस, इसकी परमाणुकता क्या होगी, तो इसको देखो कैसे गिनना, कैल्शियम फास्फेट, तो 4 अरे 5 4 5 परमाणु, 5 और 2 10 10 और 3 13 परमाणुओं से बना है, तो परमाणुकता कितना 13, परमाणुकता कितना 13 ना 13। ठीक है, परमाणुकता तो हम समझ गए। आगे देखेंगे हम लोग थोड़ा कि परमाणु आगे न तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परमाणु की मूलभूत संरचनाएं। अब आप परमाणु का हो, ठीक है बात।